हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट। और हम इस पार्ट में और डिसऑर्डर्स करेंगे डिस्कस। पर उससे पहले आप ये बताओ कि आपने पहले 3 डिसऑर्डर्स याद कर लिए कि नहीं करे। देखो, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, डिसऑर्डर्स को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर से, जिसका नाम है ओडीडी यानी ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। देखो, कोई भी हमने जब डिसऑर्डर किया है ना, जो भी उसका वर्ड है, मतलब ओडीडी, एडीएचडी, एएसडी, एसपीडी, सबका उसके रिलेटेड ही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब एडीएचडी किया था तो हमने क्या बोला कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या तो अटेंशन की कमी हो गई या हाइपर एक्टिविटी हो गई, वही पूरा था। फिर हमने क्या किया, एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी हमारे सेंसेस जो है वो ही प्रोसेस करना बंद कर जाए, हमें ज्यादा ठंडा भी ना लगे, कोई चीज गर्म हो हमें गर्म ही ना लगे, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा ही ठंडा गर्म लगने लग जाए, तो वो हो गया एसपीडी। फिर हमने क्या किया, हमने क्या एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब आप बोलोगे ऑटिज्म का मतलब क्या था, बम बम बोले, याद है ना। तो ऑटिज्म का मतलब वही होता है कि आप और बहुत चीजों में क्रिएटिव होते हो पर रेगुलर चीजें आपसे मुश्किल से होती है, तो आप सारा रिवाइज कर लेना। SCM को याद रखना, सिम्टम कॉजेज और मैनेजमेंट को। अब जो है ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ओपोजिशन क्या है, मैं नहीं तो बाकी सब लोग, मतलब मेरे लिए ओपोजिशन क्या है, बाकी पूरी दुनिया मेरी ओपोजिशनल है, आपके लिए मैं, आप सब लोग, हम सब लोग आपके लिए क्या है, ओपोजिशनल है। तो ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जब हम ओपोजिशन को डिफेंड करने लग जाए, यानी हम उनसे दूर रहने लग जाए या फिर हमसे गुस्सा होने लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओडीडी ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। क्या एक्सप्लेनेशन है कि नेगेटिविटी आ जाती है हमारे बिहेवियर में, हम डिसओबीडियंट हो जाते हैं, हम अपने अडल्ट से आर्ग्यू करते हैं, उसके बाद हम उल्टा चोर कोतवाल बन जाते हैं, खुद की मिस्टेक्स के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। और ये है, ऐसा नहीं कि आपको कोई एक चीज है तो आप पूरे ओडीडी हो गए, मतलब ना बहुत सारे सेट ऑफ डिसऑर्डर्स मिलकर ओडीडी को बनाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अब एससीएम के एस से शुरू करते हैं, यानी क्या क्या चीज देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन को ओडीडी है। तो क्या है, सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। देखो, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो अडल्ट्स के साथ बहुत आर्ग्यू करते हैं, ब्लेम अदर्स फॉर देयर ओन मिस्टेक, उल्टा चोर कोतवाल चोर बन जाते हैं, डू थिंग्स दैट विल इरिटेट अदर पीपल, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे बाकी लोग इरिटेट हो जाएं, और ऑलवेज क्वेश्चनिंग। अब क्या मैं हमेशा डाउट पूछूंगा तो मैं ओडीडी का शिकार हो गया? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, इट इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स। तो अकेला आप अपने टीचर से डाउट पूछते हो, और डाउट तो यार बहुत जेन्युइन है, मतलब हर डाउट जेन्युइन डाउट होता है, ऐसा कोई नहीं कि तो बहुत इलॉजिकल डाउट है या खराब डाउट है। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरी प्रेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम मेरे हैंडल सीबीएसई विनर्स पर भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऑलवेज क्वेश्चनिंग को नहीं बोल रहे, पर 3-4 चीजों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हमें ओडीडी है। कॉजेस क्या है, देखो इसके कोई स्पेसिफिक कॉजेस नहीं नोन कि भाई इस चीज के कारण ही हो, पर सेट ऑफ, वही है ना, ये पूरा सेट पे ही डिपेंड है कि ऐसी बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर आपको फ्रंटल लोब में, जो आपका डिसीजन मेकिंग में पावर में हेल्प करता है, अगर उसमें कोई इंपेयरमेंट है, प्लस आपकी फैमिली को ओडीडी या फिर एडीएचडी है, तो क्या हो गया, तो आपको ओडीडी हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट, अब हमने पहले इन्वायरमेंट क्या किया था कि लेड की मात्रा हो, मर्क्यूरी की अमाउंट हो, इसमें वो वाला इन्वायरमेंट नहीं, इसमें आपका फैमिली का इन्वायरमेंट। अगर आपकी हमेशा आपकी फैमिली में हार्श डिसिप्लिन रखा गया है, अगर हमेशा आपके पेरेंट्स आपको मारते रहते हैं किसी बच्चे को, तो वो ओडीडी का शिकार हो सकता है। अकेला ये फैक्टर नहीं हो सकता, 2-3 चीजें मिलकर, जेनेटिक और बायोलॉजिकल मिल गया, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल मिल गया, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल मिल गया, तो ऐसे कुछ करके ओडीडी बन सकता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको, कैसे सुधार सकते हैं? डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, डिसेबिलिटी को हम क्योर नहीं कर सकते, डिसऑर्डर को हम क्योर कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन को कोई भी डिसऑर्डर है, हमेशा होप होती है, हमेशा हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे है, इनकी काउंसलिंग करी जानी चाहिए। अब क्या सिर्फ उस बच्चे की काउंसलिंग करी जानी चाहिए जिसको ओडीडी है? बिल्कुल भी नहीं, साथ साथ में फैमिली की थेरेपी और फैमिली की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों को इतना ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, मार कभी भी इलाज नहीं है किसी बच्चे को समझाने का। तो ऐसे करके सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी उन बच्चों को कम्युनिकेट करवाना चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह करनी चाहिए, लोगों से मिलवाना चाहिए, नए नए दोस्त बनवाने चाहिए,
और मेडिकेशन, देखो इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है नहीं, पर इसके साथ जितने भी डिसऑर्डर्स कंबाइन होते हैं, जैसे मान लो आपको ओडीडी है और आपको साथ में एडीएचडी भी है, अब एडीएचडी की अगर कोई मेडिसिन है तो ओडीडी वाले पेशेंट को भी हम वो दे सकते हैं अगर उसको एडीएचडी, तो मतलब कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। ज्यादातर ये जो 3 चीजें है ना, जो काउंसलिंग है, फैमिली थेरेपी है और कम्युनिकेशन स्किल्स वाली है, इसको हम बढ़ा सकते हैं और इससे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है? नेक्स्ट है ओसीडी। पर ओसीडी हम सबसे पहले करें, पहले आप जल्दी जल्दी 4 कलाम ले लो, ठीक है? मैं बहुत इरिटेटिंग हो जाता हूं बीच बीच में, आपको बहुत बार रिवाइज करने के लिए बोलता हूं, पर ठीक है करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया था? एडीएचडी। क्या था फुल फॉर्म बताओ? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड क्या किया था? सेकंड हमने किया था एसपीडी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर हमने क्या किया? एएसडी। क्या मतलब? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी हमने क्या किया? ओडीडी ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेशन यानी प्यार, ठीक है? कंपल्सिव मतलब करना बार बार करना, और डिसऑर्डर क्या है? आपको डिसऑर्डर हो गया। तो होता क्या है? ओसीडी क्या होता है कि इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। बारी बारी एक थॉट आपके मन में आता जा रहा है, आप नहीं चाहते वो थॉट बार बार आए, पर वो आता जा रहा है। इसका क्या एग्जांपल है मैं आपको जल्दी बताता हूं। टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड थॉट्स अ पर्सन परफॉर्म्स द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। अब मैं आपको पूरा बताता हूं। फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं, जैसे आप गेट बंद कर दिया, अब वो मन में सोचे यार मैंने गेट बंद किया था, तो वो जाते हैं और गेट बंद करके फिर चेक करके फिर आ जाते हैं। फिर बोलते हैं यार मैंने गेट बंद किया था, फिर वो वापस जाते हैं गेट बंद करके आते हैं। अब वो उनको पता है कि उन्होंने गेट बंद कराया, फिर भी वो थॉट्स बारी बारी आते रहते हैं। ओसीडी है, बारी बारी ओ माय गॉड सैनिटाइजेशन हाइजीन बारी बारी हर 5 सेकंड। ठीक है मैं मानता हूं कोरोना वायरस पैंडेमिक हो चुका है, तो इसके कारण होता है कि हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, पर आपने अभी यूज किया और आपने बोला नहीं सैनिटाइजर, ओ माय गॉड ये एक दाना कैसी मिट्टी का आ गया यहां पर, तो आपको ओसीडी हो सकता है। ठीक है, और मान लो आपकी मम्मा आपको खाना दे और आपने बोला आज आपने खाना क्यों दिया, क्या आपने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? तो अगर आपको ऐसे कोई थॉट्स वगैरह आते हैं तो आपको ओसीडी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या चीजें देखकर हमें समझ आता है कि इस पर्सन को ओसीडी है। डूइंग और चेकिंग थिंग्स रिपीटेडली, ऑलवेज पुटिंग थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ज्यादा हीरो बनना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। कैसे? आपने बुक सेट कर दी, एक बुक बाहर निकल गई, वापस से उसको सेट कर दिया, फिर निकल, मतलब इतना ज्यादा सब कुछ ऑर्डर में रखना है को भी ओसीडी बोलते हैं हम। कांस्टेंट डाउटिंग, कांस्टेंट डाउट करते रहता है, वही मम्मा आपने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, मैं कैसे मान लूं? ठीक है। चेकिंग इफ डोर्स लॉक्ड रिपीटेडली, मैंने आपको बताया। एक्सेस वॉशिंग ऑफ हैंड्स, बारी बारी हैंड्स वॉश करते हैं। अब ये क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब किन कारणों के कारण ओसीडी हो सकता है? देखो एक तो हो गया जेनेटिक, कि अगर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके सिबलिंग्स को ओसीडी है तो आपको भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल कैसे? अब वो भी इन्वायरमेंटल वैसे ही है जैसा ओडीडी का है, यानी अगर आपको कोई फिजिकल या मेंटल टॉर्चर हुआ है, आपके साथ आपके कोई लव्ड वंस की डेथ हो गई, तो कभी कभार इसका असर इतना गहरा पड़ता है कि ये डिसऑर्डर्स भी हमें हो सकते हैं। कोई आप बीमार हो गए या आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो गया, तो मैं जब आपको बता रहा था ना कि आप वो गरीब से अमीर वाली बात है, तो वो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया, तो उसके कारण भी कई लोग ऐसा करने लग जाते हैं। और क्या कॉजेज है? न्यूरोलॉजिकल, कि आपके जो न्यूरॉन्स है जो आपके ब्रेन में है वो ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कॉज हो सकता है। कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो इसका सबसे ज्यादा जो कॉमनली है वो तो मेडिकेशन ही है। मेडिकेशन ओसीडी के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है और यही एक अकेला डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉपर मेडिकेशन है। दूसरा है काउंसलिंग। अगर जैसे किसी की डेथ हुई है तो आप उन्हें समझा सकते हो कि कोई बात नहीं यार, सब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है, कोई बात नहीं, हमें अपनी लाइफ और बहुत बड़ी है, हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए, मतलब ऐसा करके उनको ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 5 डिसऑर्डर्स यही हैं आपके सीबीएसई क्लास 12 में। वैसे तो बहुत होते हैं पर आपके सीबीएसई क्लास 12 में 5 ही है और सारे इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? एडीएचडी, ठीक है, बारी बारी नहीं बोलूंगा, आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं वो बहुत बच्चा टॉपिक, मतलब ऐसा बच्चा टॉपिक जो होना हर एक को ही चाहिए। मतलब यार सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे नहीं करना कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, अगर हम पढ़ ही रहे हैं और एग्जाम भी देना है तो बस साथ में नॉलेज भी गेन कर लेते हैं। और ये बहुत कॉमन नॉलेज है, पर फिर भी आजकल कॉमन सेंस भी कहां कॉमन रही है। ठीक है ना? तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स, कोई भी पर्सन डिसेबल्ड है उसके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए वो एटिकेट्स हमें सिखाएगा डिसेबिलिटी एटिकेट्स।
सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड वाइल अप्रोचिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो डू नॉट थिंक दैट ही और शी विल डेफिनेटली नीड हेल्प, आस्क फर्स्ट। कि मतलब अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो आप मतलब अपने मन में ही मत सपोज कर लो कि हाँ उसको हेल्प की जरूरत है। यानी अगर कोई व्हील चेयर पर है तो आप ये मत बोलो हाँ हाँ मैं आप व्हील चेयर उसकी ले जाओ, उसको पूछो पहले, आस्क देम फर्स्ट कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और फिर अगर वो हाँ करे फिर हमें हेल्प करनी चाहिए। स्पीक डायरेक्टली विथ हिम और हर एंड नॉट टू फ्रेंड। देखो अगर हम सामने वाले डिसेबल्ड पर्सन से बात करना चाहते हैं पर हम उसके दोस्त को बोल रहे हैं कि इसे समझाना यार, कि इसे बोलना यार, या हम उसकी बात उसके दोस्त को बोल रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली उस डिसेबल्ड पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत हद तक वो चीजें समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है ऐसे जीने में। अब तो आदत सी छोड़ो। फिर आ गया व्हील चेयर एटिकेट्स। व्हील चेयर एटिकेट्स मतलब जो पर्सन जो व्हील चेयर पर है, मतलब जिनके लेग्स वगैरह डिसेबल्ड है, उनसे हमें क्या क्या एटिकेट्स है। मेंटेन आई कांटेक्ट, देखो अखियों से गोली मारनी है, ठीक है ना, मतलब आंखों ही आंखों में प्यार, यार क्या हो रहा है, आंखों से बात करनी है आंखें मिलाकर। डू नॉट असिस्ट विदाउट परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट देयर परमिशन आपको उन्हें नहीं हेल्प करनी चाहिए, आस्क देम फर्स्ट। इफ टॉकिंग फॉर लॉन्गर, नी डाउन और सिट डाउन फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग एंगल। देखो आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हो, वो पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो वो व्हील चेयर पर बैठा है, अब वो ऐसे देखकर आपसे बात कर रहा है तो कितने देर तक वो कर सकता है ना। तो आप नीचे झुक जाओ, आप नीचे झुककर बात करो और ऐसे करके आप एक प्रॉपर बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर है रिस्पेक्ट द व्हील चेयर। उनकी पूरी लाइफ यार उनकी व्हील चेयर पर है, आप उस व्हील चेयर को ऐसे अननेसेसरी हाथ लगा रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, झूला बनाकर खेल रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो रिस्पेक्ट देयर व्हील चेयर। इसमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो और बहुत ही जनरल पॉइंट्स है तो अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड है विजुअल डिसेबिलिटी एटिकेट्स। जिन्हें देखने में डिसेबल्ड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या एटिकेट्स है। देखो से एवरीथिंग इन वर्ड्स नॉट जेस्चर्स। आप ऐसे करो उनको, कैसे, उनको दिख ही नहीं रहा, उनको बोला हाय, ठीक है, तो ऐसे कर कर आपको उनसे बात करनी चाहिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। तो जब भी आप उनके पास जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, तो बोलो हाय यार मैं हूं, मेरा नाम परीक्षित है, मैं इन लोगों के साथ आया हूं और मैं ये बात करना चाहता हूं। मतलब ऐसे करके सबको इंट्रोड्यूस करो क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है। डू नॉट गो अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग। देखो वो आप बोल रहे हो और आपने कुछ बोला नहीं और बिना बाय बोले आप चले गए, उनको अभी भी लगेगा कि शायद आप यहीं पर ही हो, तो वो आपसे बात कर रहे हो, बाद में उन्हें रियलाइज वो आप हो ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा परमिशन लेकर या बोलकर ही हमें एग्जिट लेनी चाहिए। गाइड अबाउट रोड्स या ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक वगैरह अगर आ गया तो उन्हें आपको गाइड करना चाहिए, आपको उन्हें हेल्प करनी चाहिए ट्रैफिक क्रॉस करने में, बट एट द सेम टाइम विदाउट देयर कंसेंट, उनसे पूछकर ही आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट, जिन्हें सुनने में दिक्कत हो। अब आप क्या क्या एटिकेट है आपको जनरल पता चल गया कि कैसे नो बैकग्राउंड नॉइज, कोई पीछे से इतनी आवाज नहीं आनी चाहिए। वेव योर हैंड टू ग्रैब अटेंशन। अब वो हाय से तो सुन नहीं सकते है ना, तो आप उनको ऐसे हाय, तो आप ऐसा कुछ कर सकते। थर्ड है डू नॉट शाउट एट दैट पर्सन। यार अगर उनमें कोई हियरिंग वो नहीं सुन पा रहे हैं तो इसमें कोई गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा होने वाली बात तो नहीं है ना, कि ठीक है उनकी कोई डिसेबिलिटी है, उनकी कोई कंडीशंस है जिनके कारण वो नहीं हो पाए, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस पर इतना ज्यादा जोर की चिल्लाना वगैरह नहीं चाहिए। टॉक स्लोली एंड क्लियरली फॉर लेटिंग पर्सन डू लिप रीडिंग। देखो क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट, उन्हें आदत हो चुकी है, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, तो बेशक उन्हें सुनाई नहीं देता पर वो आपकी लिप्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे भी बोल सकते हो आप जेस्चर्स के थ्रू, और लिप भी रीडिंग करके वो आपकी बात समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, कि जिनको कुछ याद करने में दिक्कत होती है, आपको याद है ना ASD वाली बात है तो, या ADHD वाली बात है, उसमें क्या करना चाहिए। स्पीक स्लोली एंड पोलाइटली, उन्हें आराम से धीरे धीरे करके समझाना चाहिए। डू नॉट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना यूज करके सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहिए। यूज कलरफुल फिगर्स से उन्हें पढ़ाना चाहिए। लिसन केयरफुली टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो समझकर उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें समझाना चाहिए। फिर है स्पीच डिसेबिलिटी, जो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं तो अटेंटिव और पेशेंट रहना चाहिए। अलाउ देम टू कंप्लीट सेंटेंसेस, जैसे कई लोग हकलाते हैं, मैं ऐसे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर हमें फिर भी उन्हें टाइम देना चाहिए बोलने का और उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बात नहीं समझ आई ना तो ऐसे मत बोलो कि हाँ हाँ समझ आ गया, उनसे बोलो कि प्लीज आप रिपीट कर सकते हो और फिर पेशेंटली सुनो भी। तो डू नॉट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट, है ना, मतलब इफ यू डोंट, अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस पूछ लो उससे। इनकरेज सच पीपल रादर देन करेक्टिंग देम। जैसे वो बोल रहे हैं आई एम, तो बोलो हाँ हाँ आई एम अर्नव, ऐसे मत बोलो, उन्हें कंप्लीट करने दो, इंकरेज करो कि हाँ हाँ बोल भाई बोल, कोई बात नहीं। फिर है जर्नल डिसेबिलिटी एटिकेट्स,
सारे डिसेबिलिटी एटिकेट्स को मिलाकर कोई जनरल एटिकेट्स जो किसी को भी डिसेबिलिटी है आपको वो एटिकेट्स तो होने ही चाहिए। तो वो तो आपको पता ही है, बस कोई भी उठाकर 5-6 लिख दो। टॉक डायरेक्टली, ऑफर टू शेक हैंड, आस्क बिफोर हेल्प, लिसन केयरफुली, स्पीक क्लियरली, डोंट टच व्हील चेयर और देयर एनी अदर इक्विपमेंट्स। ऐसा करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि यार इन लोगों की लाइफ कितनी मोनोटोनस हो जाती है एक जगह पर बैठे बैठे, या पूरी लाइफ पूरे लोग इन्हें गलत ट्रीट करते हैं। तो इनके लिए अगर हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन रह गया है ना, कैसे हम फिजिकल एजुकेशन को इसमें बिना घुसाई करवा सकते हैं, वो तो होगा नहीं। तो क्या स्पोर्ट्स हम इनके लिए कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इन डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सारे डिसऑर्डर्स याद कर लो, है ना यार, और हारना नहीं है, ठीक है ना, बस करते रहो। 2 मिनट, आधा 1 घंटा काम लगेगा, सब कुछ कर दो, नोट्स रिवाइज कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।